कल हम लोग चर्चा किए थे कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने FTA किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं किसको। जब कोई दो या दो से अधिक देश व्यापार के लिए ऐसी कोई संधि करते हैं जिससे उनके आयात निर्यात पर टैरिफ कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए, दोनों बातें, या तो कम कर दिया जाए जो वर्तमान में है या तो खत्म कर दिया जाए, उसी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ देशों से है, जैसे न्यूजीलैंड है, UAE है, सार्क देश है जिससे उसका साफ्टा है एक एग्रीमेंट। सार्क के सभी 8 देशों के साथ साफ्टा है, भारत का 7 देश भारत सभी 8 देश है, तो सभी देशों के साथ है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और भी कुछ देशों के साथ है। अब तक जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि यूरोप में 27 देश शामिल है। बताए थे ये 27 कोई एक देश नहीं है, ये 27 देशों का एक समूह है और विश्व का सबसे धनी समूह है। तभी इसलिए यूरोप के अधिकांश देश विकसित है, डेवलप कंट्री है। मालूम होगा आप लोगों की दुनिया के जितने देश हैं उनसे लगभग 210 देश है। सभी देशों को 3 भागों में बांटते हैं डेवलपमेंट के आधार पर। एक होता है डेवलप, विकसित हो गया पूरा, एक होता है डेवलपिंग यानी अंडर डेवलप, और एक होता है अनडेवलप। डेवलप, डेवलपिंग, जैसे इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग है, विकासशील है, विकसित नहीं हुआ, विकासशील हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट कहेंगे इसको। और एक होता है अनडेवलप, अफ्रीका के बहुत गरीब देश होते हैं ये सब। तो जो यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देश है वो डेवलप कंट्री है, विकसित व्यवस्था देश है, यहाँ जीवन स्तर अच्छा है, व्यापार अच्छा है, GDP अच्छा है, हर चीज से सुखी संपन्न अधिकांश अच्छे हैं, हेल्थ में अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो यहाँ पर ठीक से इन लोगों का कारोबार चलता है। तो इनको साथ में लाने का भारत का मुख्य मकसद यही है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो घातक टैरिफ की नीतियां हैं, इससे भारत के व्यापारियों को, भारत के बाजार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जब भारत किसी भी देश को मजबूत तभी माना जाता है जब उस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। ठीक है, एक वर्ड आता है ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, और एक होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट उसको कहते हैं जबकि इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, व्यापार घटा। एक्सपोर्ट ज्यादा होना अच्छी बात है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, तो एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये स्थिति बनेगी और इंपोर्ट ज्यादा है तो ये स्थिति बनेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग का देश की स्थिति यही है, ट्रेड डिफिसिट बनी है। अधिकांश देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हम लोगों का व्यापार घाटे में रहता है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ा दिया इससे तो और भी बुरी हालत होगी, अब और भी एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि उसने हमारे सामान को 50% टैरिफ लगा दिया। तो जैसे टैरिफ के मतलब कि उसका लागत बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा, नहीं होगा एक्सपोर्ट। तो इसी से बचने के लिए, इसी का काउंटर, एक संतुलन साधने के लिए भारत ने EU के साथ FTA किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ, यूरोप में भी इन 27 देशों में हम लोग जो सामान भेजेंगे उस पर वहां के देश कम टैरिफ लगाएंगे, तो हमारा सामान अमेरिका भेजने की तुलना में यहाँ सस्ता पड़ेगा और एक नया मार्केट मिलेगा। अमेरिका की आबादी लगभग 40-45 करोड़ है और इन 27 देशों की आबादी भी उतनी, लगभग ये 27 की मिक्स आबादी 45 करोड़ है। तो लगभग अमेरिकी बाजार से जो हम लोग को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति इसमें हो जाएगी। एक काउंटर बैलेंस, एक मेकअप करने का उपाय है। तो ये इसका महत्व यह है, हम लोग का सभी देश का एक उद्देश्य होता है कि हम इसी स्थिति में पहुंच जाए, ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट ज्यादा हो।
एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या विदेशी मुद्रा हमारे पास दिखाएगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो हम लोग अपना कुछ भी काम, अपने देश के डेवलपमेंट का काम और भी जो जरूरी चीज़ आयात होता है वो कर लेंगे हम। जैसे भारत को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंगानी पड़ती है विदेश से भी, उसका पेमेंट डॉलर में होता है, डॉलर कहाँ से आएगा, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ना डॉलर आएगा। इसीलिए इन देशों के साथ एफटीए में एक और बात आगे बढ़ के आ सकती है, हो सकता है कि भारत, ये लोग भी अमेरिका की नीतियों से त्रस्त है, ये 27 देश भी अमेरिका की नीतियों से त्रस्त है। बहुत सारे मुद्दों पर अमेरिका से टकराव हो रहा है, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी, ये सब बहुत सारे देश अमेरिका की नीतियों से खुश नहीं है, तो ये लोग भी अपने वैकल्पिक मार्केट देख रहे थे, तो इनको ही फायदा होगा, इनको फायदा है। भारत का इतने बड़ा मार्केट मिल गया, भारत में दुनिया में सबसे अधिक मध्यम वर्ग है चाइना के बाद। चाइना में सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग, उस वर्ग को कहते हैं जो कि अपनी नित्य प्रति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कुछ बचत कर रखा है, वो अपनी उन्नत जीवन शैली के लिए कुछ खर्च कर सकता है, मतलब गरीब नहीं है, वो मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग का मतलब होता है कि वह महंगी चीजें, कुछ महंगी चीजें अफोर्ड कर सकता है, वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो वैसे लोग का मार्केट सबसे अधिक होता है, वो भारत में बहुत बड़ा मार्केट है, इन लोगों को भी ये बड़ा मार्केट मिल जाएगा। जैसे कार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, महंगी घड़ियां हो गई, कीमती शराब हो गए, इन सब चीजों के लिए आएगा। हर एक और चीज है पर्यटन, भारत के लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सुखी संपन्न है, वो पर्यटन के लिए भी ज्यादा जाते हैं। भारतीय लोग बहुत घूमते हैं, जो अच्छे खाते पीते संपन्न लोग हैं, तो खाते पीते लोग जाते हैं, पर्यटन करते हैं। यूरोप में पर्यटन की बहुत संभावना है, यूरोप में दुनिया भर से बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, खासकर फ्रांस, इटली, इस सब देशों में घूमने फिरने के लिए, तो इन सब से इनको भी फायदा होगा। अब भारत को ही फायदा होगा, भारत में ही पर्यटक आएंगे, कार सस्ती होगी, जो महंगी कार होती है विदेश की बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां होती है, BMW है, मर्सिडीज है, वॉक्सवैगन है, ये सब यूरोपीय कंपनियां हैं, ये जर्मनी की है, तो इन लोगों को भी अच्छा एक मार्केट मिल जाएगा। अभी कार का पर जो है टैरिफ, विदेशी कारों में टैरिफ कितना परसेंट लगता है, 110%, या बहुत ज्यादा है, उसका जो मूल दाम है उससे भी ज्यादा है। 1 करोड़ का कार है 210 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख पड़ेगा, और जब एफटीए लागू हो जाएगा तो मात्र 1 करोड़ 10 लाख पड़ेगा, 1 करोड़ सीधे कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यूरोप की कारें यहाँ पर बिकेगी, अधिक लोग खरीदेंगे, सस्ता पड़ेगा। शराब का वही हाल है, महंगी शराब जो है, बहुत महंगे शराब होते हैं, वो यहाँ पर सस्ते मिलेगी। अभी शराब पर 150% टैरिफ है, उसको घटाकर 110%, इसको घटाकर 20% करने की बात चल रही है। तो इससे सार संक्षेप ये है कि इससे व्यापार बढ़ेगा यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा भारत का, इससे दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। व्यापार बढ़ने से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंपनियों जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनके कारोबार बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने एक कंपनी खोला, हमारा एक्सपोर्ट कंपनी मेरा है, अमेरिका सामान बेचते थे, अमेरिका का टैरिफ बेचते थे, मेरा मार्केट ठंडा हो गया, कारोबार ठीक चल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेरे कंपनी में मान लो 100 हो गए, तो हम धीरे धीरे हटाएंगे ना, घाटा करके कोई कंपनी व्यवसाय तो करेगा नहीं, तो बिजनेस नहीं चल रहा है, धीरे धीरे कंपनी हटा देगा कर्मचारी को, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन अब सरकार ने यूरोपियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, तो हमको अमेरिका के हट के यहाँ पर एक वैकल्पिक बाजार मिल गया, दूसरा मार्केट मिल गया, तो मेरा कारोबार फिर पटरी पे आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, तो हम उनको नहीं हटाएंगे, और ज्यादा बढ़ेगा कारोबार तो हम इसको और बढ़ा भी सकते हैं, तो इससे रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, देश को विदेशी मुद्रा मिलेगी, हर तरफ से फायदेमंद का सौदा है, फायदे का सौदा है, टूरिज्म बढ़ेगा, हर सेक्टर को फायदा इससे मिलने वाला है। यह पूरा जो एग्रीमेंट है अभी लागू नहीं हुआ है, 2027 से इसको लागू किया जाए चरणबद्ध तरीके से, और धीरे धीरे पूरे 5 वर्ष में पूरी तरह लागू हो जाएगा। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से लागू होगा। इसका एक इतिहास भी है, अचानक ही 27 जनवरी को ये लागू नहीं हो गया है, 27 जनवरी 2026 को ये लागू हुआ है, अचानक ही नहीं हुआ है,
इसके लिए भारत सरकार कोशिश कब से कर रहा है, इतना दिन से कर रहा है। देखो आश्चर्य करके इतने दिन की वार्ता के बाद ये सफलता मिली है। 2007 से यह बात चल रही थी। पहले इस वार्ता का नाम था BTIA, ब्रॉड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इस नाम से यह वार्ता यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा 2007 से ही चल रहा था। उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन यह वार्ता कुछ बिंदुओं पर मतभेद, बड़े बड़े वार्ताएं जो होती हैं किसी देश के बीच में या किसी संगठन के बीच में, तो काफी रुकावटें आती, काफी अड़चन आती। कारण यह है कि हम अपने हिसाब से अपने शर्त बोलेंगे, हम अपने फायदे के लिए डील करेंगे, सामने वाला अपने फायदे डील करेगा। तो जब दोनों ही पक्ष को अपना अपना फायदा दिखेगा तो यहाँ हितों का टकराव होता है। हमारा हित अलग है, आपका हित अलग है, तो हो सकता है क्लैशेस होगा, मतभेद होगा, वार्ता नहीं बनेगी। तो इसी उसमें क्या यूरोपीय यूनियन का पूरा जोर था कि जो व्यापार यूरोप करता है भारत में या भारत व्यापार करता है यूरोप में, तो उसमें लगभग 95% चीजों पर छूट मांगा जा रहा था शुरू में। और भी क्या, इसमें डेयरी और कृषि क्षेत्र को भी लागू शामिल करना था। हम बहुत दिन पहले बताए थे कि डेयरी और कृषि क्षेत्र में अड़चन के कारण अमेरिका और इंडिया का व्यापार नहीं हो पा रहा, वार्ता नहीं होता है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो पशुएं होते हैं, दुधारू पशु, गाय वगैरह, वह मांसाहार खाती है। वहाँ के पशु चारे में, हम लोग का पशु चारा जो होता है वो शाकाहारी होता है। हम लोग धार्मिक बातें छिपी हुई है। गाय, कोई कह दे गाय मांस खा के दूध देती है, कोई खरीदेगा उस दूध को, वो नहीं खरीदेगा, तो पवित्र हम समझेंगे। हमारा कल्चर एक अलग है। तो यूरोप और अमेरिका के जो गाय होते हैं, वहाँ पर डेयरी उद्योग बहुत विकसित है। वहाँ हड्डियों का चूड़ा, चर्बी पीस करके मांस का पशु चारा बनाया जाता है, वो पशु को खिलाया जाता है ताकि वो अधिक दूध दे, अधिक मांस दे। वो लोग गाय का, पशुओं का मांस ही बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए वो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से पशुओं को पालन करते हैं। हम लोग गाय का पालन करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण तो अलग है, उसका धार्मिक महत्व भी है। गाय का पालन करना, गो पालन करना, गौशाला है, सेवा करना, वो हम लोग का एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। हम लोग गाय को अलग अलग रूप में देखते हैं। गाय हम लोग के लिए मात्र एक पशु नहीं है, उसका एक पवित्र उद्देश्य होता है, गौ को माता माना जाता है, एक धार्मिक संस्कार से जुड़े हुए हैं। तो इसी चलते भारत सरकार ने फूड और एग्रीकल्चर को इसमें शामिल करना उचित नहीं समझा, अभी भी नहीं हुआ है। इन लोगों का जोर है डेयरी और कृषि को भी शामिल किया जाए। डेयरी कृषि का कितने घातक उपाय हो, परिणाम होगा, पिछले क्लास में बताए थे। डेयरी और कृषि को यहाँ शामिल कर दिया जाए इस एग्रीमेंट में, तो भारत के छोटे छोटे किसान और पशुपालक भूख में मर जाएंगे। शुरू को सामान सस्ता मिलेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन 3-4 वर्षों में पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी और हम लोग महंगे चीज पर निर्भर हो जाएंगे। पूरा डेयरी पशुपालन उद्योग ही चौपट हो जाएगा। तो शुरू में यूरोपीय यूनियन का एक जोर था कि फूड एंड एग्रीकल्चर, कृषि को और पशुपालन को भी शामिल किया जाए, लेकिन अब ये बात नहीं है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें लगभग 90% चीजों को शामिल किया गया है, कुछ चीजों को छोड़ दिया गया है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड डेयरी, सब चीज को हटा दिया गया है। तो इतने दिन के वार्ता के बाद यह सहमति बनी है, ये लागू हो रहा है। 27 से लागू हो जाएगा, धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में, एक ही बार सभी सेक्टर में लागू नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे अपनी जरूरत प्राथमिकता के हिसाब से चीजों को लागू किया जाएगा। और अगले 5 वर्षों में, यानी कि 2032 तक यह पूरा समझौता कार्यरत रूप में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से फायदे दिखने लगेंगे। आगे इसका विस्तार भी हो सकता है, विस्तार इन द सेंस ऑफ और आइटम्स में, सर्विसेज भी में है, गुड्स और सर्विसेज दोनों तरह का FTA है, सेवाओं का भी। और एक फायदा क्या मिलेगा, अमेरिका आजकल वीजा देने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है भारतीयों को या विदेश में किसी भी लोगों को। H1 वीजा बहुत पॉपुलर है, तो वीजा देने में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। अमेरिका में यहाँ के युवाओं का जो IT प्रोफेशनल इंडियन होते हैं बहुत ही डिमांड में होते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब देशों में अब IT प्रोफेशनल जाएंगे, अमेरिका नहीं जाने मिलेगा।
तो भारत में जो एक्सपर्ट होते हैं आईटी सेक्टर के या भी सेक्टर में जो बाहर जाकर रोजगार की नौकरी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो अमेरिका की जगह उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा कितने देशों में जा सकते हो, यहाँ पर जाकर अपना रोजगार काम धंधा कर सकते हैं। तो भारत के युवाओं को एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा, वहाँ के लोगों को भी सस्ते दर पर एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, क्योंकि उन देशों में उतनी जनसंख्या नहीं है, उनके जो लोग हैं वो पर्याप्त नहीं हुआ काम को संभालने के लिए, योग्य हैं लेकिन संख्या कम है उनकी, उनकी रुचि अलग है। अधिकांश भारत में कहा जाता है कि अमेरिका के बाद सबसे अधिक अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं भारत में। हालांकि 2% लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में काम बोलचाल की भाषा में वर्क करने की कैपेसिटी में भारत की आबादी में मात्र 2% लोग ही हैं, लेकिन भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए 2% भी ज़्यादा है। तो कुल अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या भारत में अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। तो आईटी सेक्टर में मेनली अंग्रेजी में ही काम होता है, तो यह रिक्वायरमेंट उन देशों की भारत से पूर्ति हो जाएगी, भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस दृष्टिकोण से फायदा है। ये फॉरेन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सभी तरफ से भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा सफलता सरकार की है। चलिए इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।